अपने पिता को खोने के बाद 28 साल के एक लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आती है पिता के एक बड़े बिजनेस एम्पायर को संभालने की। बेटा न केवल उस एम्पायर को संभालता है बल्कि शानदार तरीके से उसे एक्सपेंड भी करता है। लिकर बिजनेस के एम्पायर को बढ़ाते हुए वो कदम रखता है एविएशन में। यहाँ सबसे लग्जीरियस से लेकर सबसे सस्ते फ्लाइट्स के सपने को बेचता है। फिर आता है राजनीति में। 3 अलग अलग दलों के समर्थन से 2 बार राज्यसभा का सांसद भी बनता है। इस बीच क्रिकेट टीम भी खरीदता है और रेसिंग टीम भी। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और एक सेलिब्रिटी के रूप में जीवन की उन तमाम ऊंचाइयों को देखता है। बहुत अमीर लोग भी जिसका बस सपना ही देखते हैं। देश की शीर्षस्थ अभिनेत्रियां उसके ब्रांड के कैलेंडर के लिए फोटोशूट करती हैं। युवाओं के बीच वो कैलेंडर किसी मैगजीन से भी अधिक पॉपुलर थी। लेकिन फिर स्थिति ऐसी आती है कि कर्जदारों के डर से उसे अपने ही देश से भागना पड़ता है। उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकलती है। बैंक उसे विलफुल डिफॉल्टर बताते हैं, पर इन सब के बावजूद वो छिपता नहीं है। भागता है देश से, लेकिन देश से दूर लंदन में इत्मीनान से घूमता है, पॉडकास्ट करता है। उसकी पूरी जर्नी में देश में बहुत सी सरकारें बदली। किसी के शासनकाल में लोन मिला तो किसी के शासनकाल में वो देश छोड़कर भाग पाया। सोचिए क्या कनेक्शंस रहे होंगे उसके। ये भी सोचिए कि कार की एक किश्त छूट जाने पर आम लोगों की गाड़ी उठा ली जाती है, लेकिन हजारों करोड़ गटक जाने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पाथ टू पावर के इस एपिसोड में बात विजय माल्या की, उसकी जर्नी की, उसके कनेक्शंस, उसके चढ़ाव और उसके उतार की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के एक बेहद रईस और रसूखदार परिवार में हुआ। वो दौर ऐसा था जब उसके पिता विट्ठल माल्या का नाम कारोबार की दुनिया में वजनदार समझा जाता था। वो यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जो भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनियों में गिनी जाती थी। इसी कंपनी ने बाद में किंगफिशर जैसे ब्रांड को जन्म दिया, जो न सिर्फ शराब बल्कि क्रिकेट, एविएशन और ग्लैमर की दुनिया में एक पहचान बन गया। विट्ठल माल्या एक सख्त और सिद्धांतवादी कारोबारी थे। उनकी सोच साफ थी, कोई भी चीज मेहनत के बिना नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो अपने बेटे के लिए ही क्यों न हो। परिवार में दौलत की कोई कमी थी नहीं, लेकिन प्यार के नाम पर अनुशासन की चुप्पी थी। विजय का बचपन भले ही महंगे बंगले, नौकर चाकर और विदेशी चीजों से घिरा रहा हो, लेकिन उनके पिता ने उन्हें कभी ढील नहीं दी। यही विजय को अपने पिता से अलग बनाती थी। विजय माल्या अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहते थे। वो सीमित नहीं, भव्य बनना चाहते थे। उन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता था। पार्टी, शोहरत, स्टाइल, ये सब विजय माल्या को पसंद थे। विजय माल्या उस दौर के क्लासिक रईस लड़के बनते जा रहे थे, जो सिर्फ दौलत से नहीं, नाम और नजाकत से भी दुनिया पर राज करना चाहता था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता के प्रतिष्ठित ला मार्टिनियर स्कूल से की, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद, खेलकूद और कलात्मक गतिविधियों में भी खूब चमके। वहां ही उनकी नेतृत्व क्षमता उभरने लगी थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन इनका असली क्लासरूम घर के बिजनेस मीटिंग रूम में था। वो अपने पिता के साथ अक्सर मीटिंग्स में जाते, लोगों के और सौदों की भाषा को समझते। कॉलेज के आखिरी सालों में ही विजय को लगने लग गया कि वो महज उत्तराधिकारी नहीं, क्रांति लाने वाले बेटे हैं। उन्हें बिजनेस विरासत में नहीं चाहिए थी, वो उसे पूरी दुनिया के सामने दोगुना चौगुना करके दिखाना चाहते थे। वो यूनाइटेड ब्रूअरीज को सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की सबसे स्टाइलिश कंपनियों में बदलना चाहते। साल 1983 में जब विजय माल्या केवल 28 साल के थे, उनके पिता विट्ठल माल्या का निधन हो गया। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। पिता की मौत के बाद अब यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की कमान इनके हाथों में थी। उस समय यूनाइटेड ब्रूअरीज एक स्थापित कंपनी थी, लेकिन इसका दायरा सीमित था। विजय ने सबसे पहले किंगफिशर बियर पर ध्यान दिया। 1980 के दशक में किंगफिशर मोहन मिकिन्स की गोल्डन ईगल बियर से पीछे थी, लेकिन विजय की आक्रामक मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों ने इसे भारत की सबसे लोकप्रिय बियर बना दिया। कंपनी के साथ साथ विजय ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे बढ़ाया। यूनाइटेड ब्रूअरीज की कमान अपने हाथ में लेने के 3 सालों बाद 1986 में विजय ने एयर इंडिया की एयर होस्टेस समीरा तैयब जी से शादी कर ली, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ, सिद्धार्थ माल्या। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक चला नहीं। विजय ने शादी के 1 साल बाद ही समीरा तैयब जी से तलाक ले लिया। इसके कुछ सालों बाद तक विजय अकेले रहे, लेकिन साल 1993 में विजय ने दूसरी शादी की। विजय ने दूसरी शादी की थी अपनी बचपन की दोस्त रेखा से।
रेखा खुद भी एक तलाकशुदा औरत थी और पहली शादी से उनकी 3 बेटियां थीं, लैला, तान्या और लियाना। विजय ने इन तीनों को कानूनी रूप से गोद लिया और उन्हें अपना नाम दिया। अब पारिवारिक रूप से विजय माल्या सेटल हो चुके थे, इसलिए एक बार फिर से उन्होंने अपना ध्यान कारोबार की ओर लगाया। यूनाइटेड ब्रूअरीज को बढ़ाना शुरू किया, जिसका परिणाम भी आया। 1998-99 आते आते यूनाइटेड ब्रूअरीज का राजस्व 64% तक बढ़ चुका था। इस दौरान एक बड़ी घटना हुई जो आगे चलकर विजय माल्या के एम्पायर को डुबाने वाली थी। दरअसल साल 1995 में डेक्कन एविएशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू हुई, जिसे कैप्टन GR गोपीनाथ, कैप्टन KJ सैमुअल और कैप्टन विष्णु सिंह रावल ने मिलकर शुरू की थी। इसका मकसद था छोटे एरोप्लेन्स के जरिए भारत की सबसे सस्ती हवाई यात्रा करवाना। इस डेक्कन एविएशन ने विजय माल्या के एम्पायर को कैसे डुबोया, वो बात हम वीडियो में आगे करेंगे। फिलहाल लौटते हैं विजय माल्या की कहानी पर। तो साहब 2000 का दशक शुरू हो चुका था। विजय ने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के अंदर काम करने वाले यूनाइटेड स्पिरिट्स को भारत का सबसे बड़ा स्पिरिट्स ब्रांड बना दिया, जिसमें बैगपाइपर, मैकडॉवेल्स और रॉयल चैलेंज जैसे ब्रांड शामिल थे। माल्या ने शराब के कारोबार के अलावा रियल एस्टेट, फर्टिलाइजर्स और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने कई छोटी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया। विजय का यह विस्तारवादी रवैया उनकी सफलता का कारण बना। भारी सफलता के बाद विजय माल्या सेलिब्रिटी भी बन चुके थे। उनकी जीवन शैली चमक दमक से भरी थी। महंगी कारों, निजी जेट और विदेशी संपत्तियों के मालिक थे। ये इस समय हर क्षेत्र में कदम रख रहे थे। पहले साल 2002 में ये कर्नाटका से कांग्रेस और JDS की मदद से राज्यसभा के सांसद चुने गए। फिर साल 2003 में उन्होंने किंगफिशर स्विमसूट कैलेंडर लॉन्च किया, जिसने दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों को शुरुआती पहचान दिलाई। ये कैलेंडर किंगफिशर ब्रांड को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का एक शानदार तरीका था। अब तक सब कुछ सही चल रहा था और साल 2005 आ चुका था। इस साल विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। किंगफिशर एयरलाइन भारत के एविएशन सेक्टर में एक लग्जरी ब्रांड बनने का सपना लेकर आई थी। किंगफिशर ने अपने शानदार सर्विस, आरामदायक सीट्स और स्टाइलिश ब्रांडिंग से शुरुआत में खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन बजट फ्रेंडली नहीं होने की वजह से घाटे का सौदा रही। अपने पहले साल में ही कंपनी को 100 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। उसके अगले साल भी यह सिलसिला जारी रहा। घाटा विजय माल्या के नेटवर्थ पर कुछ खास फर्क नहीं डाल सका। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन किंगफिशर एयरलाइंस मुनाफा कमाएगी और उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना जारी रखा। साल 2007 में विजय ने फार्मूला 1 की टीम फोर्स इंडिया को खरीदा, साथ में डेक्कन एविएशन की एयर डेक्कन को भी खरीद लिया, जो खुद घाटे में चल रही थी। इसके अगले साल 2008 में उन्होंने IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को $111.6 मिलियन यानी लगभग 476 करोड़ रुपयों में खरीदा और इसी साल से विजय माल्या का पतन शुरू हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस जो लगातार घाटे में थी, उसने एयर डेक्कन के रूप में एक ऐसी एयरलाइंस खरीदी जो खुद घाटे में थी। और फिर आ गई साल 2008 की वैश्विक मंदी। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और किंगफिशर जैसी एयरलाइंस जिनका सबसे बड़ा खर्च ईंधन था, वो पूरी तरह लड़खड़ा गई। एयर डेक्कन के साथ किंगफिशर एयरलाइंस का सामंजस्य भी ठीक नहीं बैठ पा रहा था। दोनों का काम करने का तरीका अलग था। एक था सस्ती नो फ्रिल सर्विस वाली एयरलाइन और दूसरी लग्जरी में डूबी हुई शैंपेन और मॉडल्स वाली फ्लाइंग ब्रांड। दोनों के DNA मेल नहीं खा सके और इस बेमेल शादी ने कंपनी को और घाटे में डाल दिया। लेकिन असली वजह सिर्फ ये नहीं थी। किंगफिशर के भीतर की बद इंतजामी और खराब लीडरशिप ने इस एयरलाइंस को तबाह कर दिया। कंपनी में कोई स्थायी CEO या प्रोफेशनल टीम थी नहीं। सारे बड़े फैसले खुद विजय माल्या लेते थे और इनमें से कई गलत साबित हुए। उन्होंने शुरुआत की थी सस्ती टिकटों से, लेकिन बाद में उसे प्रीमियम सर्विस में बदल दिया। इससे कस्टमर्स को ही नहीं, कर्मचारियों तक को समझ नहीं आया कि आखिर कंपनी किस दिशा में जा रही है। ग्राहक भ्रमित हो गए, ना वो सस्ता विकल्प रह गया, ना ही असली लग्जरी एयरलाइन। जब इनकी एयरलाइंस इस डिलेमा में फंसी थी, तब इनका ध्यान राज्यसभा सांसदी पर था। हालांकि ये साल 2010 में एक बार फिर से राज्यसभा सांसद चुने गए। इस बार बीजेपी और JDS ने इन्हें सांसद बनाया, लेकिन इस दौरान इनकी एयरलाइंस कंपनी का घाटा लगातार जारी रहा। ऊपर से माल्या ने खर्चों पर कोई लगाम नहीं लगाई। फ्लाइट्स में हाई एंड एंटरटेनमेंट, प्रीमियम सीट्स, महंगा खाना और फैंसी यूनिफॉर्म्स, हर चीज पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। लेकिन टिकट की कीमतें इतनी कम रखी गई कि इससे कंपनी को मुनाफा मिलना नामुमकिन था। अब इसका घाटा इतना बढ़ चुका था कि माल्या के दूसरे बिजनेस पर भी असर पड़ने लगा। उधर कर्मचारियों में भी असंतोष फैलने लगा था। 2012 तक हालत इतनी बिगड़ गई कि किंगफिशर ने अपने पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ और क्रू मेंबर्स को लगातार 15 महीनों तक वेतन ही नहीं दिया। लोग हड़ताल पर चले गए। कई कर्मचारी इस्तीफा देकर दूसरी कंपनियों में चले गए। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और मीडिया में रोज रोज नई नेगेटिव खबरें आने लगी। और आखिरकार भारत की एविएशन रेगुलेटरी संस्था
डीजीसीए ने किंगफिशर का उड़ान लाइसेंस रद्द कर दिया। वजह यह थी कि कंपनी न तो सुरक्षा नियमों का पालन कर पा रही थी, न ही उसका वित्तीय ढांचा बचा था। सरकार, बैंक और निवेशक सबने किंगफिशर से हाथ खींच लिए। जब तक मामला बंद हुआ, किंगफिशर पर हजारों करोड़ों का कर्ज हो चुका था, जिसमें टैक्स की बकाया राशियां, छोटे सप्लायर्स के पैसे और बैंकों से लिए लोन शामिल थे। माल्या पर टोटल कर्ज लगभग 9,000 करोड़ का था, जिसमें 17 बैंकों से लिया गया करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन भी शामिल था। इस लोन कंसोर्टियम में देश के सबसे बड़े बैंक शामिल थे। सबसे ज्यादा पैसा दिया था एसबीआई ने, करीब 1600 करोड़ रुपए। इस लिस्ट में पीएनबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक भी थे। अब सवाल यह उठता है कि बैंकों ने माल्या को इतने बड़े बड़े लोन आखिर क्यों और कैसे दे दिए। विजय ने बैंकों से कर्ज लेने के लिए खुद को पर्सनल गारंटर बताया। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी नहीं चुकाएगी तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, लेकिन इस वादे के पीछे एक और चाल छिपी थी। माल्या ने लोन के बदले जो संपत्ति गिरवी रखी थी, उसमें कई ऑफिस स्टेशनरी जैसे फोल्डिंग चेयर, प्रिंटर, बोर्डिंग पास मशीन और लकड़ी की टेबल शामिल थी। सोचिए, हजारों करोड़ के लोन के बदले कुर्सी मेज को कोलैटरल माना गया। क्या किसी आम आदमी को भी ऐसा लोन मिल सकता है? इस पूरी स्कीम का सबसे चौंकाने वाला पहलू था ब्रांड वैल्यू का जादू। माल्या ने दावा किया कि ग्लोबल टैक्स एंड एडवाइजरी फर्म ग्रैंड थॉर्टन ने किंगफिशर ब्रांड की कीमत 3406 करोड़ रुपए बताई है और इसी के नाम पर बैंकों से पैसे भी लिए। लेकिन असल में एक और फर्म ब्रांड फाइनेंस ने इसकी वैल्यू इससे काफी कम 1911 करोड़ बताई थी। मतलब सीधा है, वैल्यूएशन को फुला फुला कर पेश किया गया। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, विजय माल्या राजनीति में भी तगड़ा रसूख रखते थे, जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी बताया। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनके प्रभावशाली राजनीतिक कनेक्शंस की वजह से बैंकों पर दबाव बनाया गया कि माल्या को लोन दिया जाए। वो न सिर्फ संसद में थे, बल्कि कई पार्टीज के नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, जिससे उनका वीआईपी कवच और मजबूत हो गया। लोन मंजूर करवाने में इतनी जल्दबाजी थी कि बैंकों ने न तो उचित सिक्योरिटी ली, न ही जरूरी दस्तावेजों का इंतजार किया। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में भी यही बात सामने आई थी, जिसमें आईडीबीआई बैंक के सीनियर अधिकारी बुद्धदेव दास गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने विजय के साथ मिलकर 950 करोड़ रुपए का लोन मंजूर करवाया, जिसमें से 150 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन तो एक ही दिन में पास कर दिया गया। और इस पैसे का इस्तेमाल एयरलाइन के लिए नहीं, बल्कि विजय माल्या की शाही जिंदगी के लिए हुआ, जैसे कि कॉर्पोरेट जेट का किराया, फार्म हाउस और उनकी रेसिंग टीम फोर्स इंडिया की फंडिंग। माल्या, जो कभी फोर्ब्स के रहीशों की लिस्ट में चमकते थे, अब बैंक और टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर थे। फरवरी 2013 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगभग 400 करोड़ रुपए के टीडीएस ना चुकाने के लिए बेंगलौर की कोर्ट में उनके खिलाफ केस ठोका और बैंकों ने भी पैसे की वसूली के लिए दबाव बनाना शुरू किया। माल्या ने कर्मचारियों से वादा किया कि 7 विमानों के साथ उड़ानें दोबारा शुरू करेंगे, पर यह सिर्फ खोखले वादे थे। जब इसी साल माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स की 27% हिस्सेदारी ब्रिटिश लिकर कंपनी डियाजियो को लगभग 5700 करोड़ में बेची, तो सबको लगा कि शायद अब कर्ज चुक जाएगा। लेकिन इसमें से माल्या ने $40 मिलियन अपने बच्चों के ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया और बाकी पैसा कहां गया, ये रहस्य बना रहा। इसके बाद बैंक्स सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। 2014 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर का टैग चिपका दिया, यानी जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाला। एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंक भी इस लाइन में आ गए। किंगफिशर का कर्ज अब देश का सबसे बड़ा एनपीए बन चुका था। जुलाई में सीबीआई ने माल्या के ऑफिस पर छापा मारा, क्योंकि आईडीबीआई बैंक से लिए 950 करोड़ रुपए के लोन में गड़बड़ झाला सामने आया। माल्या कोर्ट में पेश हुए, जमानत मिली, पर उनकी इमेज अब एक भगोड़े की बनने लगी थी। वो अभी भी भारत में थे, लेकिन कोर्ट कचहरी में उलझे हुए और बैंकों से सेटलमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन बैंकों ने उनके 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले ब्याज जोड़कर 14,000 करोड़ की मांग की। इस बीच उनकी लग्जरी लाइफ, फार्मूला 1, प्राइवेट जेट्स और गोवा के बंगले बैंकों के जले पर नमक छिड़क रहे थे। 2015 में डियाजियो, जिसके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स की कमान थी, माल्या को चेयरमैनशिप से हटा दिया, क्योंकि ऑडिट में पता चला कि उन्होंने 1337 करोड़ रुपए कंपनी से डाइवर्ट किए थे। सीबीआई ने नवंबर में माल्या से पूछताछ की और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। पता चला कि माल्या ने 330 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फ्रांस और लंदन में खरीदी थी, जबकि किंगफिशर के कर्मचारी भूखे मर रहे थे। बैंकों ने माल्या का सेटलमेंट ऑफर ठुकरा दिए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी संपत्तियां जब्त करने की मांग होने लगी। माल्या अब घिर चुके थे, पर उनकी चालाकी अभी भी बाकी थी। 2016 की शुरुआत में कहानी अपने चरम पर पहुंची। फरवरी में बैंक्स ने माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की अर्जी दी, पर 2 मार्च की रात को माल्या अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के दम पर चुपके से लंदन भाग गए। 8 मार्च को किंगफिशर की महिला कर्मचारियों ने एक खुला खत लिखा,
जिसमें माल्या पर 2 एयरलाइंस बर्बाद करने और एक कर्मचारी की पत्नी को आत्महत्या पर उकसाने का जिम्मेदार ठहराया। मार्च में ही हैदराबाद और मुंबई की कोर्ट्स ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। ईडी ने लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की और भारत यूके ट्रीटी के तहत माल्या के विदेशी प्रॉपर्टीज पर शिकंजा कसना शुरू किया। सितंबर तक ईडी ने 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की, जिसमें बेंगलोर का फार्म हाउस और यूनाइटेड ब्रूरीज के शेयर शामिल थे। दिसंबर 2016 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपयों की संपत्तियां अटैच हो चुकी थी, लेकिन माल्या लंदन में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। साल 2017 में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि माल्या ने साल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदंबरम को कई खत लिखे थे। इन खतों में उसने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए मदद मांगी थी, नियमों में ढील, दबाव में फंसे लोन की रिक्लासिफिकेशन और बैंकों से सहयोग जैसी बातें कही गई थी। एक विशेष पत्र का जिक्र खूब हुआ, जिसमें विजय माल्या ने 2013 में चिदंबरम से एसबीआई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवाने की मांग की थी। यह एनओसी यूनाइटेड स्पिरिट्स और ब्रिटिश कंपनी डियाजियो के बीच एक डील के लिए जरूरी था, जिससे माल्या को भारी रकम मिलने वाली थी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को आए हर उद्योगपति के पत्र सामान्य प्रक्रिया के तहत संबंधित मंत्रालय को भेजे जाते हैं। उनका कहना था कि इन पत्रों का अर्थ किसी विशेष सहयोग से नहीं निकाला जाना चाहिए। वहीं चिदंबरम ने सफाई दी कि माल्या ने जो खत उन्हें लिखा था वो यूनाइटेड स्पिरिट्स की डील से जुड़ा था, न कि किंगफिशर के लिए किसी सरकारी मदद या लोन रिक्लासिफिकेशन के बारे में। उन्होंने यह भी कहा कि उस खत का कोई सीधा लेना देना न लोन से था, न किसी वित्तीय राहत से। इन आरोपों को अभी मुश्किल से 1 साल ही हुआ था कि साल 2018 में लंदन में पत्रकारों से बातचीत में माल्या ने एक सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से ठीक पहले उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माल्या के मुताबिक यह मुलाकात संसद भवन के गलियारे में हुई थी, जहां उसने जेटली को साफ साफ बताया कि वो लंदन जा रहा है और चाहता है कि सरकार उसे बैंक्स के साथ सेटलमेंट का मौका दे। इस बयान ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी। माल्या के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी अब खुद सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठने लगे कि जब सरकार को पहले से ही पता था कि माल्या देश छोड़ना चाहता है, तो फिर उसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी या जानबूझकर आंख मूंद लेने की एक सोची समझी रणनीति? अरुण जेटली ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने स्वीकार किया कि संसद के गलियारे में एक संक्षिप्त बातचीत हुई थी, लेकिन इसे औपचारिक मुलाकात मानने से इंकार किया। जेटली ने कहा कि उन्होंने माल्या को सिर्फ ये कहा कि वो अपना प्रस्ताव बैंक्स को भेजे, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2014 के बाद से उन्होंने माल्या को कभी कोई आधिकारिक अपॉइंटमेंट नहीं दिया। इस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर एक बड़ा डिफॉल्टर देश से भागने से पहले वित्त मंत्री से मिल कैसे सकता है? कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार द्वारा भगोड़े को बचाने की कोशिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, लोन तो कांग्रेस के शासन में दिए गए थे, अब वे सवाल क्यों उठा रहे हैं? देश में यह चलता ही रहा। कांग्रेस बीजेपी को माल्या को भगाने के लिए जिम्मेदार ठहराती रही और बीजेपी कांग्रेस को माल्या को लोन देने के लिए। वहीं माल्या लंदन में अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर चुका था। वो एक 20 मिलियन पाउंड के आलीशान मैंशन में रहने लगा, जो उनकी मां ललिता के नाम पर बताया गया। उन्होंने यूके में शरण के लिए आवेदन किया और एक गोपनीय कानून मामले का हवाला देकर अपनी एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया को रोके रखा। लंदन में रहते हुए वो स्थानीय पब्स में जाते थे और अपने 30 एकड़ के लेडी वॉक स्टेट में समय बिताते थे, लेकिन उनकी संपत्तियों पर बैंक्स का दबाव बढ़ता गया। 2018 में यूबीएस बैंक ने उनके कॉर्नवॉल टेरेस प्रॉपर्टी से उन्हें, उनके बेटे सिद्धार्थ और मां ललिता को बेदखल करने की कोशिश की। विजय माल्या का एक्स्ट्राडिशन केस भारत की न्याय व्यवस्था और विदेश नीति की सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक बन गया। फरवरी 2019 में यूके के गृह सचिव साजिद जावेद ने उनके एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी दी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माना कि विजय माल्या पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। इस फैसले के खिलाफ मई 2020 में विजय माल्या यूके सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अंतिम अपील हार गए। अब उनके पास कोई लीगल रास्ता नहीं बचा था, फिर भी एक्स्ट्राडिशन रुका रहा। यूके सरकार ने गोपनीय कानूनी मामला बताकर इस प्रक्रिया को रोक दिया। भारत सरकार सिर्फ यही कहती रही, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ना तो माल्या भारत आया और ना ही उसका कोई स्पष्ट कारण सामने आया। इस बीच जुलाई 2021 में माल्या को यूके में दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसका मतलब अब वो अपने लेनदारों को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं था। भारत के बैंक्स के लिए एक और झटका था। विजय माल्या की कहानी एक शानदार शुरुआत से लेकर एक दुखद अंत तक का सफर है।
उन्होंने अपने पिता के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अपनी अति महत्वाकांक्षा और गलत फैसलों ने उन्हें कर्ज के दलदल में डुबो दिया। ये सिर्फ एक कारोबारी के पतन की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की खामियों, राजनीतिक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय कानून की पेचीदगियों की भी कहानी है। वो भागा, लेकिन वो छिपा नहीं। वो लंदन की गलियों में दिखता है, लेकिन कानून की गिरफ्त से अब भी बाहर है। भारत में हजारों लोग एक अदद जमानत या तारीख का इंतजार करते करते जेलों में सालों गुजार देते हैं, और वहीं एक अरबों का डिफॉल्टर जिसे भारत की अदालतें दोषी ठहरा चुकी हैं, लंदन के लेडी वॉक स्टेट में इत्मीनान से घूमता है। उसने कानून को गुमराह किया, बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाया। अब यह सवाल पूछना कि क्या विजय माल्या सचमुच निर्दोष है, अनुचित होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय, कमेंट, सुझाव, सलाह, परामर्श इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।